नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पीछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खत्म किए और अब नेक्स्ट चैप्टर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का नाम है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना। समझ गया। चलो, तो इस चैप्टर में भी बहुत सारी बातें हैं, तो पहले इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें टॉपिक जो होता है उसमें होते हैं लिमिट्स। सेकेंड होता है इसको होते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। तीसरा होता है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी शॉर्ट में लिखिए डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना। पांचवा होता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। और सिक्स्थ होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल। ठीक है ना। और सातवां नंबर होता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। और एट्थ नंबर होता है डिफरेंशिएशन। समझ गया। तो इसमें इतने सब टॉपिक्स होते हैं, नहीं जैसे फंक्शन में हम लोग 10 एलिमेंट्री फंक्शन किए, फिर उसके बाद और टॉपिक्स थे, नहीं फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो इसमें उसी तरह से टॉपिक लिख दिए, लगभग उतना इतना बड़ा है, नहीं तो ये 8 सब टॉपिक्स है इसमें, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन जो आता है वो इन्हीं 8 जगह से आता है, ठीक है ना। समझ गए। तो फिर से वही बात कि जब भी आपको अभी तो पूरा चैप्टर करेंगे हम लोग, तो बाद में जब दिक्कत होने लगे रिवाइज करना हो तो टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। पूरा चैप्टर को करेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस टॉपिक में गड़बड़ी है पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं, पहला टॉपिक लिमिट है। समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इस टॉपिक में, सबसे यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और आगे इसके आगे सब डेफिनेशन है, सब डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन लिमिट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो लिमिट ही बाद में, एंड में लिमिट ही निकालना है, ठीक है ना। तो लेकिन डेफिनेशन खाली यूज करना है, तो सेकेंड और उसके आगे डेफिनेशन है, और डेफिनेशन लिख करके और लिमिट निकालना है, ठीक है ना। समझ गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, नहीं
किसी पॉइंट पर, गिवन पॉइंट, मान लो x इक्वल टू 2 पर चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो ये है, और ये पॉइंट पर डिफरेंशियलिटी है नहीं, और ये जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी फंक्शन इन एन इंटरवल है, ठीक है ना, समझ गया। तो पॉइंट पर दिया है नहीं कि x इक्वल टू 2 पर चेक करिए, x इक्वल टू 3 पर चेक करिए, तो ये कंटिन्यूटी है, तो ये डिफरेंशियलिटी है, तो ये। और अगर कहा जाएगा कि इंटरवल में चेक करिए, जैसे -2 से 5 में चेक करिए, तो तब इंटरवल में चेक करना है तो इसको यूज करेंगे। तो उसमें इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं नहीं, समझ गया। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे हम लोग चेक तो नहीं कर सकते, इनफाइनाइट टाइम रहेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये सब अलजेब्रा, रिलेशन नहीं, तो ये सब यूज करते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा मतलब कि कोई दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम कैसा होगा, दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, दोनों का कंपोजिट फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, ये सब अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। और रिलेशन में हम लोग देखेंगे कि मान लो कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशियलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, या डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये टॉपिक है नहीं, कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में कि दोनों चेक करना है, कंटिन्यूटी भी डिफरेंशियलिटी भी, तो अलग अलग आप चेक कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। तो जब रिलेशन आपको पता होगा तो एक चेक करके दूसरा कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए, तो टाइम सेव होगा, ठीक है ना। और उसके बाद कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या हम कह सकते हैं, वो ये है। और ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आप पीछे पढ़े भी हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। और फिर इसके आगे जो है चैप्टर, वो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इसी चैप्टर का एप्लीकेशन है वो, ठीक है ना, समझ गया। तो अगले चैप्टर के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इस चैप्टर में लिमिट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लिमिट का मतलब समझ गए, लिमिट अच्छे से समझ गए तो समझो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, आगे सिर्फ डिफिनीशन पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक लिमिट से, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का बेस है लिमिट, ठीक है ना, लिमिट को ध्यान से समझना है और इसको पूरे चैप्टर में यूज करना है, और इस पूरे चैप्टर को अगले चैप्टर में यूज करना है, ठीक है ना। तो दोनों चैप्टर का समझो बेस है लिमिट, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से पहले कि कंसीडर fx इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है ना। ये फंक्शन है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, फंक्शन है ये, और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन आर नहीं, तो मतलब x का कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं। तो मान लो हम f0 निकालते हैं, तो f0 निकालेंगे तो आएगा 0 पुट कर देंगे इसमें तो 1 आ जाएगा नहीं, f2 निकालेंगे, f2 निकालेंगे तो 2 पुट कर देंगे तो -3 आ जाएगा, और f ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 पुट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नहीं। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, एकदम इक्वल टू एग्जैक्टली 0 पर फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, ठीक है ना। और इसी तरह ये एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली -3 है, और एग्जैक्टली -1 पे fx का वैल्यू एग्जैक्टली 3 है, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, सही ना। तो इसका सबसे पहला मतलब ये होता है कि x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। x, इसको पढ़ते हैं हम लोग x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं इसको, x टेंडिंग टू 0, सही ना। तो टेंडिंग टू 0 का मतलब सबसे पहला मतलब कि x 0 नहीं है, ठीक है ना, मतलब 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो जब ये लिखा रहे तो इसका मतलब सबसे पहले मतलब समझना है कि 0 तो अब नहीं है, 0 से थोड़ा छोटा या बड़ा है, ठीक है ना। और जब ये वैल्यू fx में पुट करेंगे तो पुट हम 0 ही करेंगे तो फिर से 1 आएगा, लेकिन इस वाले 1 में और इस वाले 1 में अंतर होगा नहीं, ये एग्जैक्ट 1 है और ये जो है टेंडिंग टू 1 है, सही ना।
तो सबसे लिमिट में कंफ्यूजिंग बात यही होता है, इसी बात को नहीं समझते तो कंफ्यूज जाएंगे, फिर दिक्कत होगा कि हम लोग लिमिट में जब x टेंडिंग टू 0 कहते हैं तो पुट 0 ही करते हैं, लेकिन ये समझ के पुट करना होता है कि ये 0 पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। सबसे पहली बात ये समझ लें कि 0 हम पुट नहीं कर रहे हैं, 0 से थोड़ा छोटा या बड़ा पुट कर रहे हैं। तो 0 से थोड़ा छोटा या बड़ा पुट करेंगे तो ये जो 1 आएगा, ये 1 भी एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 एग्जैक्ट कब होता है, जब 0 एग्जैक्ट होता है। तो 0 एग्जैक्ट नहीं है तो 1 भी एग्जैक्ट नहीं है, तो ये 1 जो है टेंडिंग टू 1 है। तो इसको पढ़ेंगे इस तरह से कि when x टेंडिंग टू 0 fx टेंडिंग टू 1, नहीं, और इसको क्या पढ़ेंगे when x इक्वल टू 0 then fx इक्वल टू 1, ठीक है ना, समझ गए बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये यूज करेंगे, टेंडिंग वाला पुट करेंगे 0 ही, लेकिन ये मन में रख के पुट करेंगे 0 नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, 0 से थोड़ा छोटा है बड़ा पुट कर रहे हैं, या 1 पुट करें तो 1 से थोड़ा छोटा, जैसे निकालना हो लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, तो पुट करेंगे इसमें 2 ही, लेकिन ये सोच के पुट करेंगे, एग्जैक्ट 2 पुट नहीं कर रहे, तो ये -3 ये भी आएगा, लेकिन इस वाले -3 और इस वाले में अंतर होगा, ये टेंडिंग टू -3 है, नहीं, पढ़ेंगे इसको when x टेंडिंग टू 2 fx टेंडिंग टू -3, नहीं। और इसी तरह से अगर लिमिट x टेंडिंग टू -1 निकालते हैं तो fx का वैल्यू 3 आएगा, तो ये टेंडिंग टू 3 है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इस तरह से बात समझना है, लिमिट का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये जो लिखते हैं और ये जो लिखते हैं दोनों में अंतर है, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, कंसीडर fx इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3। तो इसका जब डोमेन निकालेंगे तो आएगा r - 3, नहीं, रेशनल फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना पता है। तो हम लोग अगर f3 निकालने जाए तो कहेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, f3 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। समझ गया। और यहीं पर अगर हम लोग को लिमिट x टेंडिंग टू 3 निकालना होगा fx, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x² - 9 अपॉन x - 3, तो इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये x + 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, नहीं, 3 पुट कर देंगे इसमें तो 6 आएगा, लेकिन ये टेंडिंग टू 6 आएगा, नहीं, समझ गया। तो यहाँ से और देखो ये बात क्लियर हो रहा है कि जब इसमें ये निकालते हैं हम लोग f3 इक्वल टू 3 पर, तो कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, डोमेन में ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब x इक्वल टू 3 नहीं होता, सबसे पहला बात यही है। तो x 3 से थोड़ा छोटा है या 3 से थोड़ा बड़ा है, वो इसके डोमेन में है, नहीं, तो उस केस में जब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो वो 6 के तरफ टेंड करेगा, नहीं, समझ गया। एग्जैक्टली 6 नहीं होगा, 6 की तरफ टेंड करेगा, नहीं। तो लिमिट का मतलब यहीं पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस पॉइंट के अगल बगल में फंक्शन का वैल्यू निकालें, नहीं, जैसे 3 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो 3 से जस्ट पहले, जस्ट 3 के जस्ट पहले वाला रियल नंबर कौन सा होता है, तो 3 के जस्ट पहले वाला रियल नंबर आप नहीं बता सकते, नहीं, कोई कहेगा 2.9, नहीं, तो उसके और 3 के बीच में भी नंबर होगा, कोई कहेगा 2.99, तो उसके और 3 के बीच में 3 के जस्ट पहले वाला रियल नंबर नहीं पता है और जस्ट आगे वाला भी रियल नंबर नहीं पता है। अगर वो पता होता तब लिमिट पढ़ने का जरूरत ही नहीं होता, तब सीधा वो नंबर लिख देते, नहीं। तो टेंडिंग टू 3 लिखने का यही मतलब होता है कि 3 से थोड़ा सा पहले, जस्ट पहले या जस्ट आगे, ठीक है ना,
उसी नंबर को कहने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। और वहाँ पर चूंकि फंक्शन डिफाइंड है तो वहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, इसका मतलब, तो उसी के लिए हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। तो उसके अगल बगल में फंक्शन का वैल्यू 6 की तरफ टेंड करेगा, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अगर मान लो ग्राफ से समझा जाए, तो ग्राफ में क्या है ये, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल था, तो y इक्वल टू 1 माइनस 2x, नहीं, तो स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना, इसका y इंटरसेप्ट 1 है, स्लोप नेगेटिव है, नहीं, तो इस तरह ग्राफ होगा, ठीक है ना, ये 1/2 है, ये 1 है, नहीं, x इक्वल टू मान लो 2 पर देखते हैं, ये वाला देखते हैं, तो 2 पर इसका वैल्यू, 2 पर इसका वैल्यू है -3, नहीं, ये एग्जैक्ट 2 पर एग्जैक्ट -3, ठीक है ना। 2 से थोड़ा सा पहले जाएंगे तो इस तरह से होगा, नहीं, 3 की तरफ टेंड करेगा, और आगे जाएंगे तब ये -3 की तरफ टेंड करेगा, नहीं, मतलब चाहे इधर से आप 2 की तरफ जाइए, इधर से 2 की तरफ जाइए, तो ये वैल्यू -3 की तरफ टेंड करता रहेगा, नहीं, समझ गए आप। तो ये मतलब होगा, ठीक है ना, ठीक है, मतलब जब लिमिट लिखते हैं तो हम लोग इधर से या इधर से 2 की तरफ आते हैं, 2 की तरफ जाते हैं, तो उस केस में -3 की तरफ टेंड करता हुआ दिखेगा, नहीं, समझ गया। और एग्जैक्ट 2 पे चले जाएंगे तब ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। इसी तरह से मान लो दूसरा वाला ग्राफ जो है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3, नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3, लेकिन x नॉट इक्वल टू 3 पर, ठीक है ना, 3 पर तो डिफाइंड ही नहीं है, तो बाकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव स्लोप है इसका, y इंटरसेप्ट 3 है, तो ग्राफ इस तरह से कुछ होगा, -3 और 3, नहीं, समझ गया। x इक्वल टू 3 पर इसका देखेंगे, ये 3 पर, मान लो 3 यहाँ पर है, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, तो इसमें जो 6 आ रहा है वो 6 एक्चुअली नहीं आएगा क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। लेकिन 3 से जैसे आगे जाएंगे थोड़ा सा या पीछे आएंगे तो ये 6 के तरफ टेंड करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, समझ गया। अगर आप 3 की तरफ इधर से आए चाहे इधर से आए, तो ये भी इधर से या इधर से 6 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, नहीं, समझ गया। तो ये, तो इस बार ये 3 पे डिफाइंड ही नहीं है, नहीं, तो F3 हम लोग निकाल ही नहीं सकते, लेकिन उसके जब आगे पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो वो 6 के क्लोज वैल्यू होगा, नहीं, समझ गया, जो fx का वैल्यू होगा 6 के क्लोज होगा, ठीक है ना, वही लिमिट का मतलब है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहला बात ये कि लिमिट का मतलब समझना, ठीक है ना, समझ गया। और लिमिट का वैल्यू जो निकलता है और एग्जैक्ट पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू निकलता है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना, समझ गए आप। समझ गए आप। तो यह, चलो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली डिफिनेशन सीधा देखते तो देखने में भारी सा लगता, तो अब ये समझने के बाद लिमिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा लेना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू l मीन्स,
ठीक है ना। x टेंडिंग टू a पर fx का लिमिट l तब कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन है एप्सिलॉन such that if there exists positive epsilon and delta such that if 0 is less than x minus a is less than delta, then x minus fx minus l less than epsilon। समझ गया? ये डिफिनेशन लिखा होता है बुक में। ये लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx का वैल्यू l तब कहेंगे if there exists positive real number epsilon and delta such that x का इंटरवल ये होगा अगर, तो fx का इंटरवल ये होगा। ठीक है ना, सही ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा, इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा और a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। ठीक है ना, समझ गया। और जब इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो x नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है ना, तो x नॉट इक्वल टू a। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a आएगा। नहीं तो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा जाते हैं a भी आएगा, तो a को हटा के बाकी जगह पे अगर x है, ठीक है ना, देन इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आएगा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन और fx का वैल्यू आ जाएगा कितना, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन। सही ना, इसमें fx का वैल्यू l भी आ सकता है। ठीक है ना, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन जाएगा तो l भी आएगा। नहीं तो x का x टेंडिंग टू a जब लिखते हैं तो ये बात क्लियर है कि x का वैल्यू a नहीं होता, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा होता है। नहीं जैसे x टेंडिंग टू 3 लिखे हैं तो x का वैल्यू 3 नहीं है, 3 माइनस डेल्टा से 3 प्लस डेल्टा के बीच में। नहीं इसके बीच में है। और उस केस में fx का वैल्यू जो होता है वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होता है। नहीं ये समझो l है तो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच होता है, इसमें l भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये जो लिमिट का वैल्यू l है ये कभी कभी इक्वल टू l भी हो जाएगा, लेकिन ये कभी इक्वल टू a नहीं होगा। ठीक है ना, समझ गया। तो कभी कभी लिमिट का वैल्यू जो होता है l वो इक्वल टू भी हो जाता है। अभी जो दो एग्जांपल देखो उसमें टेंडिंग था, जैसे इस क्वेश्चन में टेंडिंग टू 6 है, जब x टेंडिंग टू 3 है तो fx टेंडिंग टू 6 है, पीछे वाले में भी टेंडिंग टू -3 था। लेकिन कभी कभी किसी फंक्शन में ऐसा होगा कि fx इक्वल टू भी हो जाएगा l के, नहीं लेकिन x हमेशा ये सोचना है कि a नहीं है, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, लेकिन a को छोड़ के। ठीक है ना, यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन जो है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है ना, समझ गए बात। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1.5 और ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ x। ठीक है ना, तो इसका मतलब x 1.5 नहीं है, तो 1.5 से थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, तो 1.5 से थोड़ा पीछे जाएंगे तभी इसका वैल्यू 1 आएगा, 1.5 से थोड़ा बढ़ा जाएंगे तभी 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। नहीं तो इस बार ये इक्वल टू 1 है। नहीं या कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 1 है और 2 ले लिए। नहीं तो ये तो हमेशा 2 ही आएगा, नहीं इक्वल टू 2 आएगा। तो जो लिमिट का वैल्यू l आता है वो कभी कभी इक्वल हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है ना,
समझ गए। लेकिन ये बात हमेशा है कि ए छोड़ के ए के आगे पीछे है, ठीक है ना, आगे क्लियर। तो लिमिट का मतलब ये है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिमिट का मतलब समझना, यही कंफ्यूजिंग है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें वैल्यू हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं ए, लेकिन ये समझ के पुट करना होता है कि ये ए नहीं है। सबसे पहला बात ये समझिए और फिर पुट करिए। और एफ में जब पुट करेंगे तो एफ का वैल्यू भी जो भी आया, मान लो 2 3 4, वो टेंड करेगा या कभी कभी इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है ना, वो एल इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो अब क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग का एग्जांपल था कि लिमिट x टेंडिंग टू 3x² -9 बाय x -3, नहीं तो जब इसको पुट किए यहाँ पर तो ये 0/0 आ गया, नहीं सही ना। तो जब 3 पुट किए तो ये तो क्लियर है कि 3 एग्जैक्ट 3 नहीं है, तो ये जो 0 आया ये भी टेंडिंग 0 है, नहीं इस केस में टेंडिंग 0 होगा, और ये भी 0 टेंडिंग 0 है, नहीं 0 की तरफ टेंड करता हुआ है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना, समझ गए आप। इसको कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म एक फॉर्म है 0/0, ऐसे और भी फॉर्म्स है। तो लिखते हैं हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो पहले लिख लेते हैं इसको। तो पहला फॉर्म है 0/0, दूसरा है ∞/∞, तीसरा है ∞ - ∞, और चौथा है ∞ × 0, और पांचवा है 0 का पावर 0, छठा है ∞ का पावर 0, और सातवां है 1 का पावर ∞, x पावर ∞, x टेंडिंग टू 1, सही ना। समझ गए। इन फॉर्म्स कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म का मतलब क्या है कि ये फॉर्म, जैसा नाम है इंटरमीडिएट, इस फॉर्म को देखते ही आप वैल्यू पता नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अभी 0/0 था, तो इसको सॉल्व किए तो 6 आ गया, नहीं कभी 0/0 ऐसा होगा, मान लो x² -4 अपॉन x -2, तो ये 4 आ जाएगा, नहीं सही ना, ये भी 0/0 है। तो 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म का मतलब कि इसका वैल्यू देखते ही आप नहीं कर सकते कि कितना होगा। जैसे 5/5 है, 5/5 है तो ये क्लियर है कि 1 है, नहीं 2/2 है तो ये 1 है, -1/-1 है तो 1 है, नहीं। लेकिन जब 0/0 है तो इसको हम लोग नहीं कर सकते क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना, समझ गए। एक क्वेश्चन में 0/0 का वैल्यू 6 आ गया, एक क्वेश्चन में 4 आ गया, कभी इनफाइनाइट आ जाएगा, कभी 0 आ जाएगा, कभी 1/2 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है इंटरमीडिएट फॉर्म। मतलब इस फॉर्म को, इस सातों फॉर्म को में जब क्वेश्चन रहेगा तो आप देखते ही वैल्यू नहीं बता सकते, उसके लिए आपको सॉल्व करना होगा और फिर आंसर निकालना होगा। और बाकी कोई भी 8वां फॉर्म है तो वो डिटर्मिनेट है, उसको देखते ही आप वैल्यू बता सकते हैं। जैसे हम लोग अभी पीछे एग्जांपल किए, तो फर्स्ट एग्जांपल था 1 - 2x, उसमें वैल्यू पुट करते ही आ गया, नहीं। लेकिन सेकेंड एग्जांपल ये था, तो इसमें हम लोग 0/0 आ गया, पहले सॉल्व किए तब वैल्यू 6 आया, नहीं समझ गए बात। तो जब भी क्वेश्चन इन सातों फॉर्म में आ जाए तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। इनका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिटरमिनेट है ये। और इसके अलावा कोई भी 8वां फॉर्म डिटर्मिनेट है, ठीक है ना, समझ गए। और क्या है कि इसमें सारे वैल्यू स्टैंडिंग है, सही ना। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट का वैल्यू रखने से आया है, स्टैंडिंग वैल्यूज है सारे, नहीं। यहीं पर अगर कोई एग्जैक्ट हो जाए, मान लो ये हो गया एग्जैक्ट 0/0, ऊपर में एग्जैक्ट 0 आ गया और नीचे टेंडिंग 0 आ गया, तब कहेंगे 0 आ गया, तब डिटर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। और अगर उल्टा हो, टेंडिंग 0 अपॉन नीचे एग्जैक्ट 0 हो जाए, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्योंकि नीचे एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिफाइंड।
इसी तरह से जैसे ये है इनफाइनाइट, तो हमेशा टेंडिंग ही होता है, नहीं, और ये जीरो भी टेंडिंग है इसमें, अगर एग्जैक्ट जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाए। तो इनफाइनाइट इंटू एग्जैक्ट जीरो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट जीरो मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉइंट में जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये एग्जैक्ट जीरो पावर हो जाए तो वन हो जाएगा, नहीं, ये भी एग्जैक्ट वन हो जाए और उसका पावर इनफाइनाइट हो तो वन हो जाएगा, तो टेंडिंग वन है, नहीं। तो ये जितने वैल्यूज हैं सब टेंडिंग है तब इंटरमीडिएट फॉर्म है, ठीक है ना। एग्जैक्ट हो जाएगा तो तब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, तब उसका डिटर्मिनेट हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए, कुछ और हो जाए, ठीक है ना। समझ के बाद क्लियर हो गया। तो अभी तक में तीन बात क्लियर हो जाना चाहिए। पहला बात कि लिमिट का मतलब समझना है, लिमिट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में। और उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्म कौन कौन से हैं, ठीक है ना। समझ गया, कितने फॉर्म ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट है, मतलब जिसको देखते ही वैल्यू पता नहीं कर सकते, तो ये साथी है, ठीक है ना। कोई आठवां है तो वो डिटर्मिनेट है, उसका आंसर देखते ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा बात कि इन डिटरमिनेट फॉर्म में सारे वैल्यूज टेंडिंग वैल्यूज है, ठीक है ना। समझ गया। चलो, अब नेक्स्ट है कि इंटरमीडिएट फॉर्म को अब सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे इंटरमीडिएट फॉर्म है तो उसको सॉल्व करके वैल्यू पता करना होगा, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। समझ गया। तो सॉल्व करने का सभी इंटरमीडिएट फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें से 0/0 सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, ठीक है ना। समझ गया। और इन्फिनिटी सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 6 मेथड हो गए, 4 और 2, और बाकी 5 जो बच गए हैं उसमें अपना कोई मेथड नहीं है। इन पांचों फॉर्म को इन्हीं दोनों में फॉर्म में कन्वर्ट करके इन्हीं दोनों का ही मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। समझ गया। तो सॉल्व करने वाला मेथड जो है वो 0/0 में 4 मेथड, सबसे ज्यादा मेथड 0/0 का होता है, ठीक है ना। और चारों इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं कोई एक करेंगे तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4 मेथड 0/0 के, और 2 मेथड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के, और बाकी 5 में इंटरमीडिएट फॉर्म में कोई अपना मेथड नहीं है, उसको इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं वही उसका मेथड है, और कन्वर्ट करने के बाद इन्हीं दोनों का 6 मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। जब इसमें बन जाएगा तो इसका 4, जब इसमें बन जाएगा तो इसका 2। आ गया समझ में। चलो, तो पहले हम लोग 0/0 के चारों मेथड पढ़ेंगे, और चारों मेथड का ये भी समझेंगे। कभी कभी कोई क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व हो जाएगा, कभी एक ही मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। इसलिए चारों मेथड जानना जरूरी, ठीक है ना। और कब किसको यूज करना है ये भी बताते चलेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तब ये पता चलेगा, ठीक है ना। समझ गया। तो 0/0 को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे, ठीक है ना। तो मेथड फॉर सॉल्विंग 0/0। सही ना। तो इस जैसा हम लोग बात करें तो पीछे इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है लिमिट वाला टॉपिक, लिमिट। और लिमिट में इम्पोर्टेंट है एकदम 4 बेसिक बात, 3 अभी पढ़े, चौथा ये, ठीक है ना। 4 बेसिक बात। पहला बात कि लिमिट का मतलब समझना, ठीक है ना। नहीं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है इस चैप्टर में, और यही मतलब समझना है कि पुट करते हैं ए, लेकिन ये समझ के पुट करते हैं कि ये नहीं है वो, ठीक है ना। लिमिट का मतलब समझना है। फिर इंटरमीडिएट फॉर्म कौन कौन से हैं, नहीं ये याद रहना चाहिए एकदम। ऐसा नहीं कि आप डिटर्मिनेट को इंटरमीडिएट समझ गए, इंटरमीडिएट को डिटर्मिनेट समझ गए और आंसर निकालते गए, सब गलत होता गया। तो दूसरा बात ये, और तीसरा बात इंटरमीडिएट फॉर्म में वैल्यूज ट्रेंडिंग होते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है ना, ट्रेंडिंग होते हैं। और चौथा बात कि इंटरमीडिएट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। समझ गया। तो ये बात जब चारों समझ गए तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तब आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, आगे सिर्फ डिफिनीशन और ये चारों यूज करते रहना है। चलो, तो 0/0 सॉल्व करने के 4 मेथड है, और इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 0/0 लिमिट ही होता है, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मान लो 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर उसमें मान लो 5 डाउट हो गए तो देखोगे उसमें 3 से 4 डाउट 0/0 के ही होंगे। ये 0/0 में डाउट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसको 4 इसके 4 मेथड होते हैं, और आप ये चाहते हो
कि कोई एक ही या दो मेथड यूज करके हम सारा क्वेश्चन करें तो वहाँ इसलिए दिक्कत होता है, फिर नहीं होता है सॉल्व, ठीक है ना। चारों मेथड से 25% क्वेश्चन आते हैं। नहीं, मान लो आप एक मेथड पे ज़्यादा कमांड है आपको, तो आपको 25% क्वेश्चन सॉल्व होगा। दो मेथड पे अगर कमांड है तब 50% क्वेश्चन सॉल्व होगा। तीन मेथड पे कमांड है 75, और चारों का चारों मेथड पे जब तक कमांड नहीं है तब तक 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के दोनों मेथड बहुत इजी होते हैं, उसमें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिमिट में दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत तभी होगा जब आप लिमिट का मतलब सब ये बात पहले वाला तीन बात नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 0/0 बना हुआ है तो 0/0 में कन्वर्ट कर लेंगे तो बन ही जाएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला इजी होता है, कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट निकालने वाला क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है 0/0, ठीक है ना। समझ गए बात? तो इसके चारों मेथड को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मान लो fx/gx है और ये 0/0 आ गया, नहीं सही ना। तो x का वैल्यू ये रखने से fx 0 आया, तो इसका मतलब x माइनस ए इसमें फैक्टर है, ठीक है ना। और x का वैल्यू ये रखने से gx भी 0 है, तो gx में भी फैक्टर है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए इज a factor of both fx and gx, ठीक है ना। तो दोनों में से ये फैक्टर निकाल के कैंसिल कर देना है, नहीं, और फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। समझ गया। तो पहला मेथड यही है कि फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो एग्जांपल समझते हैं इसको। तो एग्जांपल इवेलुएट। फर्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² माइनस x माइनस 2 और x² माइनस 3x प्लस 2। तो पहले इसमें पुट करेंगे इसको, तो 4 माइनस 4 ये 0 आ जाएगा नोमिनेटर में, और ये 4 2 6 और माइनस 6 ये भी 0 आ जाएगा, नहीं। तो देखो हम लोग यहाँ पुट 2 कर रहे हैं, लेकिन ये मन में रखे हुए हैं कि 2 नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए टेंडिंग 0 है, ये भी टेंडिंग 0 है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो पहला मेथड यूज करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन। तो x माइनस 2, x का वैल्यू 2 रखने से 0 आया, तो x माइनस 2 इसमें फैक्टर होगा, क्लियर है। तो x माइनस 2 फैक्टर निकालते हैं इसमें। तो x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है ना। तो यही 0 वाला कैंसिल कर देना है, नहीं, क्योंकि ये टेंडिंग टू 0 है, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, नहीं, टेंडिंग 0 है, तो टेंडिंग 0 कैंसिल कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट 0 हो रहा होता तो नॉट डिफाइंड लिखते नीचे में, ठीक है ना। तो 2 पुट कर देंगे तो ये 3 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 3 आ गया, नहीं। तो इस क्वेश्चन में 0/0 का वैल्यू 3 आ गया। पीछे एक बार 6 आ गया था, सही ना, एक बार 4 आ गया था और इस बार 3 आ गया। तो इसीलिए इंटरमीडिएट फॉर्म है, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन वो सॉल्व करके ही पता चलेगा, ठीक है ना। सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x² प्लस x माइनस 2, ठीक है ना। इसको भी आप चेक करेंगे पहले फॉर्म। तो 4 का अंडर रूट, ठीक है ना, 2 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, नहीं, और नीचे भी 0 आ गया, नहीं, 0/0 फॉर्म। और ये क्लियर है कि टेंडिंग 0 है ये, क्योंकि एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो ये भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, नीचे भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, नहीं। चलो इंटरमीडिएट फॉर्म है। अब हम लोगों को फैक्टराइज करके x माइनस 1 फैक्टर निकालना है, नहीं, x माइनस 1 फैक्टर निकालेंगे। क्लियर है कि ऊपर नीचे होगा ही, क्योंकि 0 आ रहा है। तो इस बार ऊपर में अंडर रूट है, तो पहले उस पर रेशनलाइज कर लेते हैं, तब फैक्टराइज करना इजी होगा। तो रेशनलाइज करने पहले, तो अंडर रूट x प्लस 3
-2 और मल्टीप्लाई करना होगा इसमें √x+3 + 2 और नीचे ये तो फैक्टराइज हो जाएगा x+2 x-1 और ये डिवाइड भी करना होगा √x+3 + 2, ठीक है ना। चलो तो ऊपर में हो गया a - b, a + b तो a² - b², तो x-1 आ जाएगा, नहीं x+3 और -4 तो x-1 आ जाएगा, ये क्लियर है। x-1 नीचे भी है और x+2 है और एक फैक्टर ये भी है, तो कैंसिल हो गया ये। तो 1 पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये, और ये 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 1/12 आ गया, नहीं समझ गया। तो 1/12 आ गया। देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर आ गया। तो 0/0 ये भी था, इसका वैल्यू इस बार अलग आ गया। नहीं क्यों अलग आ गया? क्योंकि 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - x+2 x-1 अपॉन x² - 1, ठीक है ना। चलो तो पहले हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, फैक्टराइज करना शुरू करें, पहले फॉर्म चेक करेंगे। तो ये हो गया 4 -2 -1, तो 1 आ गया, नहीं, और नीचे 4 - 1 3 आ गया, तो ये आंसर हो गया, नहीं क्योंकि ये इंटरमीडिएट फॉर्म है ही नहीं। तो जो 7 में से कोई 7 के अलावा 8वां आ गया तो वो आंसर है, नहीं। अब इससे ऐसा नहीं कि लिमिट का क्वेश्चन है तो इसमें भी अब कुछ करने लगे, नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि लिमिट का क्वेश्चन है, पहले फॉर्म चेक करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म है कि नहीं, ठीक है ना। और अगर है तब उसके हिसाब से मेथड यूज करेंगे। 0/0 का भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। और अगर सातों फॉर्म में से कोई फॉर्म आया ही नहीं तो सीधा आंसर आ गया, नहीं। तो सबसे पहला काम लिमिट में क्या होना चाहिए, लिमिट क्वेश्चन में, कि फॉर्म चेक कर लें। फॉर्म चेक ना करके आप पहले ही कुछ कुछ करना शुरू कर दोगे तो वो ज्यादा क्वेश्चन गलत होगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ गए आप? क्योंकि फॉर्म के हिसाब से ही मेथड होता है, और कभी कभी ऐसा होगा कि इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ही नहीं, तब तो करने की सब जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सीधा आंसर आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में सीधा आंसर आ गया, ऐसा नहीं कि अब इसको फैक्टराइज करने लगे झूठ मूठ का, ठीक है ना। तो लिमिट का क्वेश्चन जब मिले तो पहला स्टेप फॉर्म चेक करें, और ठीक से फॉर्म चेक करने के बाद उस फॉर्म के हिसाब से मेथड यूज करें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग 0/0 सॉल्व कर रहे हैं, उसके चारों मेथड को यूज कर रहे हैं। तो उसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, उसको यूज कर रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x+6 का क्यूब रूट -2 अपॉन x - 1 -1, ठीक है ना। चलो तो इस तरह से, चलो इसका वैल्यू निकालना है तो पहले फॉर्म चेक करेंगे। चलो पुट करते हैं इसमें, तो 2 + 6 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर में 2 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म है इस बार, सही ना। तो x - 2 हम लोग फैक्टर निकालेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और फिर कैंसिल करके फैक्टर आंसर निकालेंगे, नहीं समझ गया। तो लेकिन यहाँ फैक्टर निकालने में पहले रेशनलाइज करना होगा। तो नीचे तो स्क्वायर रूट है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायर करना होगा। तो a - b है तो a + b मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो स्क्वायर होके स्क्वायर रूट हट जाएगा। लेकिन इसको रेशनलाइज करने के लिए क्यूब करना होगा, नहीं ये क्यूब रूट है तो क्यूब करेंगे तब रेशनलाइज होगा। तो क्यूब करने के लिए इधर मल्टीप्लाई करना होगा क्या, तो हम लोग समझेंगे इधर a - b और मल्टीप्लाई करना होगा a² + ab + b², तब होगा ये a³ - b³ और तब ये क्यूब रूट हटेगा, नहीं समझ गया।
तो क्यूब रूट को रेशनलाइज करने के लिए क्यूब करना होगा, नहीं, और स्क्वायर रूट को रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायर करना होगा, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 2x + 6 का पावर 1/3 - 2, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये a माइनस बी है तो a स्क्वायर मतलब x + 6 का पावर 2/3 प्लस ab 2x + 6 पावर 1/3 और प्लस b स्क्वायर मतलब 4, और नीचे ये है तो √x - 1 इसको रेशनलाइज करने के लिए √x - 1 + 1 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर में ये मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करना होगा, नीचे ये मल्टीप्लाई किए तो ऊपर डिवाइड करना होगा, नहीं। तो वो टर्म यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद समझो मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो √x + x - 1 + 1 ये ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं और ये वाला नीचे, सही ना। चलो ऐसा करने के बाद ऊपर में रेशनलाइज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a - b a² + a + b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गई, a क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा तो x + 6 आ जाएगा, और माइनस b क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और नीचे a - b a + b तो a² मतलब x - 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड बाय ये बचेगा और √x - 1 + 1 ऊपर में, और नीचे ये पूरा बचेगा x + 6 का पावर 2/3 प्लस 2 टाइम्स x + 6 पावर 1/3 और +4, ठीक है ना। चलो तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 आ जाएगा, और ये भी x - 2 है तो कैंसिल हो गई, ठीक है ना। यही हम लोग चाहते थे, फैक्टर निकाल कैंसिल करें। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे देखो ये 8 का पावर 2/3 है, तो 8 का पावर 2/3 मीन्स 4 हो जाएगा, और 2 × 8 का पावर 1/3 ये 2 है, 2 2 4 ये भी हो जाएगा, और +4 तो 2/12 तो 1/6 आ गया, आया समझ में। तो इस बार 1/6 आ गया, नहीं सबसे डिफरेंट आ गया, नहीं। तो 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म है, इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 cos² 2x अपॉन 1 - sin 2x। इस तरह से चलो नेक्स्ट नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो इसमें देखो π/4 अगर पुट करेंगे तो ये cos 90 हो जाएगा 0, नहीं, और चूंकि ये एग्जैक्ट π/4 नहीं तो ये टेंडिंग 0 है और नीचे भी टेंडिंग 0 है, ठीक है ना, क्योंकि ये sin π/2 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो इंटरमीडिएट फॉर्म है ये, नहीं। तो हमारा एम ये है कि फैक्टर निकाले 0 वाला और कैंसिल कर दें, फिर वैल्यू निकाल लें, नहीं, समझ के बाद। चलो तो देखो निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ये होता है cos x - sin x, नहीं, cos² x - sin² x, cos 2x होता है और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। और नीचे 1 - sin 2x को लिख सकते हैं, देखो 1 को लिख देते हैं हम लोग cos² x + sin² x, और ये है 2 sin x cos x, नहीं, तो a² + b² - 2ab, तो cos x - sin x का होल स्क्वायर,
नहीं। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे दिया जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और उसका स्क्वायर है, नहीं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई 4 cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा और cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और नीचे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई 4 जब रखेंगे तो ये जीरो हो रहा है, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यही जीरो वाले को कैंसिल करना है, जीरो वाले को ध्यान से देखते रहना है कौन जीरो बना, और इसी को कैंसिल करने की कोशिश करना है। जो नॉन जीरो है उस पर ध्यान नहीं देना, ये तो सीधा वैल्यू दे देगा, नहीं। तो अब पुट करते हैं इसमें, तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 हो गया, उसका स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर तो 2 आ गया, नहीं। आ गया समझ में, ठीक है ना। चलो 6th नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू 10x माइनस 10 टू x अपॉन साइन क्यूब x। सही ना। तो फॉर्म चेक करेंगे 0 0 0 0/0, नहीं। 0/0 फॉर्म है। चलो तो हम लोग का एम है कि जीरो वाला फैक्टर जो है कैंसिल कर ले, तो 10 टू x का फॉर्मूला होता है और 10x sin x बाई cos x भी होता है, तो sin x में हम इसको cos x बना लेते हैं, और जीरो ये हो रहा है sin क्यूब x, तो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है 2 10x माइनस 10 टू x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन साइन क्यूब x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 10x कॉमन आ गया, नहीं 2 10x कॉमन आ गया, और नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर x एलसीएम हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x और -1, नहीं यहाँ -1 हो जाएगा अपॉन साइन क्यूब x। तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया -2 10 क्यूब x, तो साइन क्यूब x अपॉन कॉस क्यूब x, और नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर x आ जाएगा इंटू साइन क्यूब x। तो ये जीरो पे कंसंट्रेट करके कैंसिल करना है, ये जीरो नहीं हो रहा है तो ये तो सीधा वैल्यू दे देगा, ये भी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कितना आएगा -2 1, और ये भी जीरो होकर 1 आ जाएगा, तो -2 आ गया। आ गया समझ में। तो इस तरह से सॉल्व करना है, नहीं समझ के बाद। देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट, नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ लिमिट। कभी कभी इस काम करने के लिए हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे, लिमिट का अलजेब्रा। तो फर्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू a और fx प्लस gx अगर है तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। सही ना। मतलब दो फंक्शन को ऐड करके लिमिट निकालना हो तो लिमिट निकाल के भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है, नहीं। माइनस तो माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a gx भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। और तीसरा लिमिट x टेंडिंग टू a fx बाई gx है
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बाय लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, सही ना। जबकि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, टेंडिंग जीरो हो सकता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसी तरह से पावर में भी है, तभी लिख सकते हैं और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का पावर जी एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हम लोग x का वैल्यू जैसे a पुट करना हो तो दोनों में पुट कर, दोनों को सम करके पुट करें या पुट करके सम करें, एक ही बात है। तो लिमिट भी वैल्यू ही है, एग्जैक्ट a नहीं है, a के थोड़ा पीछे आगे वाला वैल्यू है, तो उसमें भी ये काम सब कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाए तब ये काम नहीं करना है। मान लो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको लिमिट निकालने के लिए ये मिला नहीं, और हम लोग ये निकाल, मान लो प्लस वाला है, माइनस वाला भी हट भूल जाओ, प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो ये निकाले और ये निकाले, प्लस वाला है। मान लो इसका वैल्यू 2 निकल गया, इसका वैल्यू 3 निकल गया, तो 2 + 3 5 हो गया, तो इसका मतलब प्लस वाले का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जब ये अलग अलग हम किए तो इसका वैल्यू आ गया इनफाइनाइट और इसका वैल्यू आ गया माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस वाला ले रहे हैं, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया, तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो उसको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म, उसको सॉल्व करेंगे तब आंसर पता चलेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो जब इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाए तब फिर हम लोग अलग अलग ना करके फिर इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर इन दोनों को अलग अलग करने से इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बना तब आप अलग अलग कर लो, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रोडक्ट वाला ये है, तो मान लो इसको हम ऐसा लिख करके सॉल्व किए इसको, तो इसका वैल्यू 2 आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया, नहीं तो 2 × 5 10 आंसर हो गया, नहीं तो इसका वैल्यू 10 आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अलग अलग किए और इसका वैल्यू आ गया इनफाइनाइट और इसका वैल्यू आ गया जीरो, नहीं तो इनफाइनाइट इंटू जीरो इंटरमीडिएट फॉर्म है, नहीं तो उस केस में हम लोग इनफाइनाइट इंटू जीरो को फिर से इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो उस केस में ऐसा नहीं लिखे कि इनफाइनाइट इंटू जीरो जीरो हो गया, तो ये नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन सम में या प्रोडक्ट में बड़ा सा लिखा रहेगा, उस केस में आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, क्लियर है कि इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो फिर इस तरह से करके निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हमको निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 रूट एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 और माइनस रूट 2 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ऐसा है। तो 2 जब पुट करेंगे तो ये 2 2 ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है, नहीं सही ना। तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम लोग इकट्ठा करके सॉल्व करें, लेकिन अब हम लोग इसको देखो अलग अलग ऐसा कर लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू 2 रूट एक्स माइनस रूट 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको अलग कर लिए, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। तो अब ये भी 0/0 अलग से है, ये भी 0/0 अलग से है, दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस 2, तो 2 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये तो माइनस 1/2 हो गया। इसको अलग सॉल्व करते हैं तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स माइनस 2 नहीं अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4
और रूट एक्स प्लस रूट टू। अब x माइनस टू का रूट फैक्टर यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा रूट एक्स माइनस टू और यहाँ रूट एक्स प्लस टू। तो ये जीरो हो गया, नीचे जीरो नहीं है तो जीरो अपॉन नॉन जीरो जीरो आ गया, नहीं तो आंसर हो गया जीरो माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू, नहीं तो इंटरनेट फॉर्म नहीं है तो ये आंसर हो गया, नहीं। और यहीं पर अगर इंटरनेट फॉर्म आया तब इसी फॉर्म में लिख के सॉल्व किए होते, ठीक है ना। आया बात समझ में, क्लियर। तो जब बड़ा सा लिमिट का क्वेश्चन हो तो उसमें ये सब यूज अलजेब्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है ना, समझ गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि मान लो हमको लिमिट निकालना है x इंटू जीरो और x इंटू वन कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि लिमिट एक्स इंटू वन, अब हम लोग मान लो ये करते हैं कि इसके साथ अलग डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स माइनस वन माइनस टू बाय एक्स माइनस वन, ऐसा कर दिया। तो अब ये नॉन जीरो अपॉन जीरो, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसमें फिर इसको ऐसा करके तब सॉल्व करेंगे। तो इसमें सीधा फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस टू आ जाएगा, तो थ्री आंसर हो गया, नहीं। तो अलजेब्रा यूज करके सेपरेट कब करना है कब नहीं, ये क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो फैक्टराइजेशन ये फर्स्ट मेथड था, नहीं, लेकिन इसका यूज लिमिटेड क्वेश्चन में हो सकता है। जैसे मान लो ये सेम टाइप के फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो फैक्टर निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ऊपर में अलजेब्रिक फंक्शन जीरो हो रहा है, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीरो हो रहा है, तो आप फैक्टर निकाल भी लोगे तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब सेम टाइप के फंक्शन हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरो होने वाले सेम टाइप के फंक्शन हो, तो उस केस में फैक्टर निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब डिफरेंट टाइप के फंक्शन जीरो हो रहे हैं, ठीक है ना, न्यूमरेटर में अलग जीरो फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो हुआ, तो फैक्टर निकाल भी लेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसे केस में फिर नेक्स्ट मेथड है, बाकी तीन मेथड बचा हुआ है, तो उसको करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना।